छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या कुछ हुआ, कितना उठा पटक हुआ और सबसे बड़े जो बड़े बड़े सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कवासी लखमा से रिलेटेड हो, चाहे वो बिट्टू बघेल से रिलेटेड हो, देवेंद्र यादव से रिलेटेड हो, राकेश पांडे, सरोज पांडे, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर बात होनी है। इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति में बिट्टू आए। राजनीति में वो आ गए उनकी लॉन्चिंग हो गई। राज्य जो अभिषेक होता है, राजनीतिक अभिषेक, उनकी लॉन्चिंग हुई है सेंट्रल जेल, केंद्रीय जेल रायपुर से बाहर निकलते समय। छत्तीसगढ़ में नया परिसीमन होगा, चुनाव के पहले नई विधानसभा 30 सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा दावा है। तो राकेश पांडे एक विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हों। क्लियर है, आज नोट कर लीजिए, उनको पार्टी अवसर देगी। 3 सीट का है मोटा मोटा, लेकिन 2 सीट वालों को आपने चिंता बढ़ा दी उनकी। मैं चिंता किसी की नहीं बढ़ा रहा। तो देवेंद्र ने अपना ग्राउंड तैयार रखा है और उसके पीछे मेरे को दूसरी वजह भी समझ में आती है। अभी बीच में कुछ बोल रहे थे, प्रदेश कार्यकारिणी वाली कुछ बात बता रहे थे कहानी। सरोज पांडे ने आने के एक बार फिर से बता दिया। सरोज पांडे ने सीधे सीधे पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि उनका दखल दुर्ग भिलाई में अभी भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति चलेगी तो दुर्ग भिलाई छोड़ दी दीदी मान। जी, उनमें इतनी क्षमता बची है कि वो जो चाहेंगे करा लेंगे। ठीक, ये पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी जी, जो आपको बताने वाले हैं अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी की बीते एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या कुछ हुआ, कितना उठा पटक हुआ और सबसे बड़े जो बड़े बड़े सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कवासी लखमा से रिलेटेड हो, चाहे वो बिट्टू बघेल से रिलेटेड हो, देवेंद्र यादव से रिलेटेड हो, राकेश पांडे, सरोज पांडे, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर बात होनी है। उन सारे विषयों पर बात करते हुए आपका नॉलेज हम बढ़ाने वाले हैं कि भैया चल क्या रहा है इन एक सप्ताह में, क्या कुछ हुआ। भैया नमस्ते, जय जवाहर। नमस्कार, जय जवाहर यशवंत भाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग पूछ रहे कि भैया बिट्टू बघेल जेल से बाहर आ गए, कवासी लखमा ने क्या गुनाह किया? जी, बड़ा सवाल है ये जी। अब तो बीजेपी वाले भी पूछने लगे हैं। नहीं, बीजेपी वालों को काम है क्योंकि कांग्रेस के उसके विषय बोलना है जी, लेकिन पब्लिक के डोमेन में है सवाल। पब्लिक के डोमेन में भी है, लेकिन वास्तविकता ये है यशवंत जी कि न्यायालय अपना काम करती है। इस देश के प्रत्येक नागरिकों को न्याय व्यवस्था पे यकीन है। आबकारी मंत्री कौन था? कवासी लखमा जी, और उनके डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ था, तो स्वाभाविक जिम्मेदारी उनके साथ जुड़ती है। अब न्यायालय में वो दोष कितना प्रमाणित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, न्यायालय बताएगी, उसको हम लोग नहीं बता सकते। तो कवासी लखमा को अभी वेट करना पड़ेगा, प्रक्रिया है। उनका भी शायद बेल लगने वाला है या लग चुका है, जैसा भी होगा। बिट्टू का बेल मिलना, कोर्ट ने साफ तौर पे लिखा है कि ये कहीं जाएंगे नहीं, अगर रोज जांच में मदद करेंगे। जी, 6 महीने सजा काट चुके हैं जी, जेल में टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी चीज है यशवंत, स्थायी वारंटी पप्पू बंसल के बयान के आधार पर बिट्टू बघेल को, चेतन बघेल को आप बिग बॉस भी बना दिए, आप आरोपी बना दिए। बिना गुणदोष के कमेंट के न्यायालय ने बेल दी है जी। अच्छा, चेतन के पास पासपोर्ट भी नहीं है। वो पप्पू बंसल जिसे ईडी और ईओडब्ल्यू ढूंढ रही थी, अचानक बयान आता है, उसके बयान स्थायी वारंटी भी है वो। जी जी जी। तो कायदे से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी थी जी, है ना, फिर उससे बयान होता, फिर जो भी तथ्य सामने आता जांच में वो उसके साथ कार्रवाई इनपुट के आधार पे गिरफ्तारी हुई। आज पप्पू बंसल बाहर घूम रहे हैं, है ना, मतलब कोई दूसरा वारंटी रहे, मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई वारंट निकल जाए तो धर के तत्काल अंदर होंगे अपन, ठीक है ना। तो ये न्यायालय का अवहेलना, हाईकोर्ट ने सख्त ऐतराज भी जताया है इस पे। ये हुआ। दूसरा, चेतन कवासी लखमा को बेल कई कारणों से नहीं मिली। आबकारी मंत्री रहे, उनके डिपार्टमेंट घोटाला था और वो अभी प्रोसेस में है सारी चीजें। बिल्कुल, लेकिन लोग इस पे बोल रहे हैं कि भैया कोई सियासी वाला मामला तो नहीं है। नहीं, जरूर आम आदमी भी यही सोच रहा है कि भूपेश बघेल अपने लड़के को छुड़ाए, तो हर आदमी अपने बच्चे को छुड़ाने का प्रयास करेगा। भूपेश बघेल अकेले प्रयासरत हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज ये है यशवंत कि चेतन बघेल को लोग भूपेश बघेल का बेटा है करके जानते थे, हाँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे बिट्टू को बड़ा लाभ हुआ है इससे। अच्छा, जेल जाने से फायदा तो नेताओं को तो होता है, सारे अखबारों में जेल जाए, एफआईआर हो तो फायदा नेता को ही होता है। अब कितना फायदा होगा ये मैं नहीं जानता जी,
पर सोशल मीडिया, फेसबुक, मतलब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चैतन्य बिट्टू, चैतन्य सारे बिट्टू। अखबार में केवल चेतन बिट्टू हुआ। जिस दिन बेल हुआ उस दिन जो रैली निकली, मतलब सारे इतनी कांग्रेस टीआरपी तो शायद ऐड देते तब भी नहीं नहीं होता। ये फोकट में टीआरपी है। मतलब चेतन बघेल को लेने चरणदास महंत जी खुद गए, धनेश भूपेश साहू बघेल खुद कार ड्राइव कर रहे थे। नहीं, भूपेश बघेल जी खुद ड्राइव किए, कार ड्राइव किए, बेटे तो उनके तो जाते ही वहाँ, लेकिन दोनों बाप बेटे में कितनी आत्मीयता है भी देखने को मिली। बिल्कुल। जब बिट्टू घर में आया तो मम्मी आरती उतारी उनका, और चेतन के लड़के का जन्मदिन भी था उस दिन। ये दोहरी खुशी थी उस परिवार के लिए। जन्मदिन के दिन ईडी ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, और बेटे के जन्मदिन और आप सोशल मीडिया देखना, चेतन आजकल बिल्कुल बिल्कुल फैन फॉलोइंग बढ़ गई है चेतन बघेल की, और पोस्ट डालना शुरू कर दियो, खेत जाने से लेके हर वो चीज। अच्छा, आपने वो भावुक पोस्ट पढ़ा होगा जब भूपेश बघेल ने भी एक पोस्ट किया है, मैं गौर कर रहा था उसमें कि मैं आज चार्ज दे रहा हूँ करके। हाँ, खेत का जो काम है, क्योंकि खेती किसानी काम जो है चेतन बघेल ही संभालते हैं मोटा मोटा, राजनीति में भूपेश बघेल है तो बिल्डर भी है जी, उनका काम भी है। तो आपको नहीं लगता कि चेतन बघेल के पोस्ट में आजकल एक पॉलिटिकल वाला चेतन बघेल भी नजर आ रहा है? वो टेस्ट आ गया है। हाँ, अब चेतन बघेल की राजनीति आगे क्या होगी, कैसे चलेंगे, वो तो आने वाला समय माटी का कर्ज अदा करूंगा, आप लोगों का प्यार भावुक वाला आ गया है। हाँ, 100% आ गया है। तो भूपेश बघेल पाटन छोड़ देंगे चैतन्य के लिए, और खुद भी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे? देखो, भूपेश बघेल राजनांदगांव गए थे लोकसभा लड़ने, वहां से भी ट्राई कर सकते। केवल 50,000 का फैसला है, वहां पर बड़ा अंतर नहीं है। अगर महादेव का मामला नहीं खुलता, आरोप नहीं लगते, तो हो सकता है कोई चुनाव भी जीत जाते वहां पे। ये स्थिति जी। फिर दुर्ग लोकसभा खाली है, जहाँ के उनके प्रतिद्वंदी जो है विजय बघेल 2 बार के सांसद हैं, उनसे लड़ना है उनसे, और पहले भी लड़ चुके हैं। तो बिट्टू के लिए तो जगह खुला है, पाटन एक सेफ सीट है, पाटन तो बहुत सेफ है, उसके घर ही उनका घर ही है बिल्कुल। लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति में बिट्टू आए, राजनीति में वो आ गए उनकी लॉन्चिंग हो गई, राज्य जो अभिषेक होता है, राजनीतिक अभिषेक, उनकी लॉन्चिंग हुई है सेंट्रल जेल, केंद्रीय जेल रायपुर से बाहर निकलते समय। जिस हिसाब से कांग्रेस के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरी कांग्रेस जी, सारे सीनियर लीडर्स जी, रविंद्र चौबे, चरणदास, सारे लोग मौजूद थे। कांग्रेसी मान भी रहे, चैतन्य बघेल को नेता मानना शुरू कर दिए। टीएस बाबा ने भी कहा अपने प्रेस बातचीत में कि चेतन बघेल में संभावना काफी है जी। तो ये सब चीजें अगर बाबा ने तारीफ कर दी, अगर बाबा बहुत गंभीर व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है, उन्होंने अगर बोल दिया तो फिर बात कहीं न कहीं है। एक और सवाल अभी रह जाता है, नितिन नवीन की कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को कितना मौका मिलने वाला है? बहुत टीम में तो खैर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, कनेक्शन है, तो सबके। नितिन नवीन के बनने से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं में बहुत प्रसन्नता है, और मेरा ये मानना है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, भी तो कार्यकारी अध्यक्ष है। ये खरमास 14 तारीख को खत्म हो रहा है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी खरमास वगैरह को मानती है बहुत ज्यादा, तो मेरा ख्याल है 15 से 20 के बीच में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, विधिवत नामांकन की प्रक्रिया होगी। औपचारिकता बची है, आपने लास्ट टाइम बोल ही दिया था कि और कंटिन्यू रहेंगे। मेरा ख्याल है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्रस्तावक बनने का भी अवसर मिलेगा, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ को पहले भी महत्व मिलता है। लता उसेंडी, डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे जी पहले भी रही हैं, बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ को इस बार भी पर्याप्त महत्व मिलेगा, बिल्कुल। राज्यसभा की सीट खाली हो रही है इस साल? हाँ, 2 सीट शायद खाली हो रही है, 2 सीट खाली हो रही, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। इस बार मैं ये बता दूं आपको, नाम को लेके आपके पास भी खबरें आ गई होंगी। जो 2 सीट खाली हो रही है उसमें 1-1 सीट जाना है जी, दोनों की 1-1 सीट जाएंगी। और भाजपा का तो जो स्थिति है वो बड़ा साफ है कि भाजपा लोकल छत्तीसगढ़ के लोग को ही आगे करेगी, अवसर देगी। उसमें कांग्रेस ने जो लास्ट टाइम केटीएस तुलसी और राजीव रंजन और सॉरी माफ करना, रंजीता रंजन और राजीव सिंह, राजीव शुक्ला जी, और टीएस उसको केटीएस तुलसी साहब, तुलसी जी को, तो तीनों बाहर के थे। कांग्रेस को नुकसान काफी हुआ, इन तीनों का नुकसान भी कांग्रेस को हुआ, अभी तक झेलना पड़ रहा है, अभी तक झेलना पड़ रहा है। जी, वो हो गया कि बाहर के लोग को कांग्रेस पे आरोप कंटिन्यू लगता है कि अब बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजते छत्तीसगढ़ कोटे से। नहीं, मतलब तुलसी साहू जी जो कांग्रेस में थी, उनको तीर्थ यात्रा में गई थी, वहां से वापस बुला लिया गया और नामांकन से वंचित हो गई जी, है ना। उस समय रजिंदा रंजन ने कहा कि तुलसी साहू को हम टिकट भी देंगे, विधानसभा लड़ाएंगे, मैं खुद प्रचार में आऊंगी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल अमित में, मुझे याद है जी। ऐसा सब हुआ था, इस चक्कर में समाज नाराज हुआ जी। तथा तुलसी साहू जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा चले गए।
फ्यूचर ब्राइट है तुलसी साहू का? अभी तो पार्टी ने पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ वगैरह में उनको स्थान दिया है, लेकिन तुलसी साहू को स्थान नहीं है। तुलसी साहू को और अच्छा स्थान मिलना चाहिए जी। मैं तो देख रहा हूँ, 25-30 साल तो मैं देख रहा हूँ, बहुत डेडिकेटेड सब काम करती है, पार्टी के प्रति समर्पित रहती है, चाहे वो कांग्रेस है। एक नाम की चर्चा बड़ी है इसमें, वो बस्तर के राजा कमल भंजदेव का नाम। अच्छा। आदिवासी वर्ग से भी हैं और बस्तर को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए भी हो सकता है बीजेपी कमल भंजदेव को सामने ला ले। और विरोध नहीं होगा? विरोध भी कमल भंजदेव का नहीं होगा। हाँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पार्टी को मदद भी कर रहे हैं, वहाँ पे, और काफी दिनों से कर रहे हैं। और कांग्रेस से उनका मतभेद दूसरे कारणों से भी है। जब राजा प्रवीर चंद बसदेव वो बस्तर को ही देश मानते थे, तो वो बस्तर में वहाँ युद्ध हुआ था, ये विचारों कारण प्रकाश चंद शेट्टी से लड़ाई हुई है, तब जाके बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग है और भारत का अंग है। अच्छा, तो काफी इतिहास पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है, उसपे तो जाना ठीक नहीं होगा जी। तो इसलिए वो भाजपा से उनका जुड़ाव है और भाजपा हो सकता है उनको अवसर दे। पिछले दिनों बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा हुई, जय हो हनुमान जी। बिल्कुल, हनुमान जी की जय हो। और एक नाम फिर से सुर्खियों में आया, राकेश पांडे। कुछ लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल लॉन्चिंग, हालांकि नेता हैं वो, अभी इन दिनों वो खादीग्राम के अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। लोगों ने कहा कि नहीं, इसके मायने कुछ और है, पॉलिटिकल मायने कुछ और है। आप किस नजर से देखते हैं राकेश पांडे के इस इवेंट को? देखो, वो धार्मिक आयोजन था, पर वो हिंदुत्व ब्रांड के लीडर वो है, संत है, और उनको लेकर काफी बयानबाजी भी हुई। वो कार्यक्रम अपनी जगह है, और वो अपना जो उनको हिंदुत्व का हल्ला करना था, मतलब शोर मचाना था, वो शोर मचा चुके। राकेश पांडे को मैं निजी तौर पे बेहद विद्वान, सुलझा हुआ लीडर मानता हूँ, और बहुत विनम्र हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे कनेक्ट रहते हैं। सरोज पांडे जी के बड़े भाई हैं जी, और पहले बार मैं उनको मंच में सक्रिय देखा हूँ। अभी 6 दिनों में। नहीं तो पर्दे के पीछे रणनीति कर रहे हैं, कभी सामने नहीं आया। और नहीं, वो आते भी नहीं, और ज्यादा बड़ी बात करने का भी उनको वो नहीं है, शौक नहीं है। मतलब लिमिट में बात करेंगे, बहुत शिष्टाचार से बात ना ताम ना झाम, कोई ताम, बहुत सिंपल सादा जी, मतलब जीवन है उनका। और लेकिन जो कार्यक्रम हुआ, जो भीड़ हुई, जो जन चर्चा है, उसको अगर अपन आधार माने यशवंत, तो मेरे को ये लगता है कि जो है नया परिसीमन की, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, 26-27 में हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नया परिसीमन होगा, चुनाव के पहले नई विधानसभा 30 सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा दावा है। तो राकेश पांडे एक विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। राकेश पांडे बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी अब किस विधानसभा को नहीं जानता, कि दुर्ग होंगे, कि वैशाली नगर होंगे, कि भिलाई नगर होंगे, कि नई विधानसभा जो बनेगी उसके होंगे, लेकिन राकेश पांडे की एक टिकट आज नोट कर लीजिए, उनको पार्टी अवसर देगी। 3 सीट का है मोटा मोटा, लेकिन 2 सीट वालों को आपने चिंता बढ़ा दी उनकी। मैं चिंता किसी की नहीं बढ़ा रहा हूँ। राकेश पांडे चुनाव लड़ेंगे, राकेश पांडे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये आप मेरा चाहे भविष्यवाणी मान लो, या चाहे मेरी समीक्षा मान लो, या चाहे मेरा मतलब पूर्वाभास जो होता है, पूर्वाज्ञान होता है। नहीं, आपकी स्टडी है, आप भी इस चीजों को देख के ही एनालिसिस करते हैं। देखिए, उसका कारण बता रहा हूँ। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के बाद भाजपा की राजनीति में बड़ा बदलाव है। जितने जिलाध्यक्ष रहते, चाहे सुरेंद्र कौशिक जी हो जी, चाहे हमारे यहाँ के देवांगन जी हो, पुरुषोत्तम देवांगन जी हो जी, ये राजनीतिक रूप से जिससे भी जुड़ रहे हों, लेकिन ये अभी सरोज पांडे जी के कांटेक्ट में है, और सरोज पांडे जी के बंगले इनका आना जाना शुरू हो चुका है। और पुराने लोगों से जिनके साथ वो कनेक्ट थे, उनसे वेरीफाई हो गई। देखो, राजनीति में संबंध तो रहता है, लेकिन गुटी राजनीति में पलटी मार चुके हैं, जिलाध्यक्षों का काम हो चुका है। बिल्कुल, यानी कि जिनके साथ और ध्यान दीजिएगा। हाँ। मैं बड़े गौर से देखता हूँ घटनाक्रम को। भिलाई में जिला भाजपा की कार्यकारिणी बनी, सरोज पांडे के सारे लोगों को वहाँ स्थान मिला, बिल्कुल एक तरफा मिला जी। और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा जो बनी, उसमें सरोज जी ने एक तरफा अपने लोगों को स्थान दिलाया। मतलब सीधे संगठन मंत्री से बात करके स्थान पाई हैं। नाम बताते गए? नाम नहीं, फाइनल लिस्ट, ये लिस्ट है, इसको आना चाहिए, किसी का नहीं चला ये।
सरोज पांडे इन सब कामों में मतलब यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती हैं जिनको युवा बनाना मोर्चा में जो प्रदेश में अभी जो लोग लिए गए हैं जी, वो उम्र दराज भी हैं। कई लोग 10-12 लोग हैं ऐसा बोलते हैं, मैं तो नाम डिटेल मेरे पास नहीं है जी। 10-12 लोग का नाम है, उसमें 2-3 लोग दुर्ग के हैं, अपने दुर्ग मतलब भिलाई जिले से हैं। उनको हटा दिया जाएगा, वो हटना चाहिए, हटना चाहिए, युवाओं को मौका मिले जी। जो पैरामीटर बनाए गए थे जो आप तय किए हो उसमें तो काम करो, और वो बच्चे काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोग वंचित हैं। सरोज पांडे ने यानी कि एक बार फिर से बता दिया, सरोज पांडे ने सीधे सीधे पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि उनका दखल दुर्ग भिलाई में अभी भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति चलेगी तो दुर्ग भिलाई छोड़ दी दीदी मान, और उनमें इतनी क्षमता बची है कि वो जो चाहेंगे वो करा लेंगे। ठीक, ये पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने सीधे दिया है। हल्के मत लेना भैया सरोज पांडे को, जो नेता हल्के में लेते हैं कि सरोज पांडे दिल्ली चली गई है, राष्ट्रीय दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली में है ही है बिल्कुल, और लेकिन वो प्रदेश की राजनीति और जिले की राजनीति में भी उनका बिल्कुल इसमें कहीं कुछ शक नहीं है, जो दिखा भी है रिजल्ट। देवेंद्र यादव अभी सत्याग्रह किए, भिलाई बचाने की बात, तो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं। हाँ, राष्ट्रीय नेता भी हैं और प्रभारी भारी भी कहाँ हैं, गुजरात के प्रभारी हैं, इसके पहले बिहार के रहे। ठीक है, परिणाम आया नहीं आया अलग मसला है, लेकिन देखो देवेंद्र यादव ने जिस उम्र में, कुछ लोगों ने कहा कि भैया देवेंद्र यादव काफी दिनों से बिहार में थे, इधर उधर चल रहे थे, लोकल नहीं थे, तो इसीलिए 4-5 दिनों का उन्होंने एक लोगों सत्याग्रह किया ताकि लोग करेक्ट रहे। लेकिन राजनीतिक विरोधियों की चर्चा अपनी जगह है यशवंत, लेकिन देवेंद्र ने जिस उम्र में दिल्ली की राजनीति में भी कांग्रेस की राजनीति में, मतलब लोगों का जीवन दरी बिछाते बीत जाता है। मतलब हम लोग के दौर में तो ऐसा था कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया जी अगर पहचान लें वही काफी है किसी नेता को, चेहरे में मुस्कान ला दी बोले। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गिनती के 10-12 नेताओं का वहाँ दिल्ली में दखल था। उसमें अर्जुन सिंह जी थे, विद्याचरण जी थे, श्यामाचरण जी थे, मोतीलाल जी थे और अजीत जोगी वगैरह जी ना, अजीत जोगी जी थे, तो देवव्रत सिंह जी, देवव्रत को परिवार के लोग जानते थे जी, मतलब सोनिया जी और इन लोगों का रिलेशन था आपस का। तो ये बड़ी चीज है, देवेंद्र वहाँ पहुंच गए हैं। देवेंद्र को आज की तारीख में प्रियंका जी भी पहचान रही है और राहुल जी से तो निजी बहुत अच्छे से, बिल्कुल। दूसरा उनका जो वो राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं। देवेंद्र यादव राष्ट्रीय सचिव भी हैं अभी, और जो आंदोलन है ये सब देखिए, भिलाई की पहचान जी पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भिलाई स्टील प्लांट, बिल्कुल वहाँ मतलब सैकड़ों की संख्या में परिवार का जीवन यापन हो रहा है। मतलब दिल्ली विजेस कर्मचारी मिला लो और स्थायी बीएसपी के हजारों भैया, जो डिमांड है जी, जो डिमांड देवेंद्र ने रखी वो जेन्युइन डिमांड, रिटेंशन स्कीम कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी उनको क्वार्टर में रखा जाए, लीज वाला दुकानों की लीज का मामला है, वेज रिवीजन का है, हालांकि ये सब सेल का मामला है जी, लेकिन मुद्दा जेन्युइन था, कोई बात नहीं कर रहा था, उन्होंने उस पर चर्चा मिला दिया और डिसीजन मोड पे भी ले आए। डिसीजन यहाँ होना ही नहीं है जी, डिसीजन सेल लेवल पे होना है, सेंट्रल लेवल पे होना है, लेकिन विषय मुद्दों को तो सामने रखा उन्होंने वाकई में, तो इसकी चर्चा तो है बिल्कुल। दूसरा, काफी दिन से इवेंट नहीं हुआ था, पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं हो रही थी, पॉलिटिकल इवेंट किया, पॉलिटिकल इवेंट में सारे बड़े नेता तो देवेंद्र से मिलने आए, कार्यक्रम के बाद देवेंद्र लोगों से मिलने गए और थैंक्स किया। तो देवेंद्र ने अपना ग्राउंड तैयार रखा है, और उसके पीछे मेरे को दूसरी वजह भी समझ में आती है इसमें। अभी बीच में कुछ बोल रहे थे, प्रदेश कार्यकारिणी वाली कुछ बात बता रहे थे, कहानी वो आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक पोस्ट दीपक बैज जी का आया, उसमें नियुक्ति पत्र था जी कि देवेंद्र को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस का, और फिर वो पोस्ट को डिलीट भी किया गया। ये पोस्ट एक्स पे दीपक बैज ने खुद बनाई डाला था, उस पोस्ट को हटाया गया, बाद में डालेंगे हो सकता है, बनी जाए उसे। तो ऐसा लगता है कि जल्द ही जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र की हो सकता है नियुक्ति हो, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है ये सब बड़ी खराब है। आप ध्यान दीजिए कि संगठन सृजन अभियान के नाम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, मतलब यूपी, बिहार, पता नहीं देश के कोने कोने से यहाँ पर्यवेक्षक आए, लोगों से राय शुमारी किए, आखिर नतीजा क्या हुआ? जो होना था पहले से कि उनका बनेगा, इनका बनेगा। नेताओं के समर्थकों को ही आपको जिला अध्यक्ष बनाना है, इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं है जी, सबका टाइम वेस्ट हुआ, पूरे संगठन सृजन अभियान की धज्जी उड़ा दी है, और अपने मनचाहे लोगों को
आपने जिला अकेले भिलाई दुर्ग का मामला नहीं है यशवंत जी, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो ये चिंताजनक स्थिति है और संगठन का ढांचा जो है ना चरमरा चुका है। और यही की बात नहीं है, पूरे देश में आप देखिए कांग्रेस बड़ी कमजोर स्थिति में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को देवेंद्र की जरूरत है, देवेंद्र जैसे नेताओं की जरूरत हो सकता है कि देवेंद्र की नियुक्ति हो, देवेंद्र के साथ एकाध की नियुक्ति और हो सकती है। दो कार्यकारी अध्यक्ष पहले भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पहले भी 2 कार्यकारी। एक चीज देखा आपने कि देवेंद्र भिलाई में अपना जिला अध्यक्ष नहीं बनवा पाए, बिलासपुर में मिश्रा जी को बनवा के आ गए। 3 जगह बनवाया बिलासपुर में, कई जगह। विपिन यादव को भी कहीं न कहीं देवेंद्र का समर्थन है राजनांदगांव में, तो देवेंद्र का चला है। और एक चीज और देखने को मिलता है कि कई नेता चुनाव हारने के बाद वो सीट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बट देवेंद्र बिलासपुर कंटिन्यू जा रहा है, हफ्ते में एक दिन हो ही जा रहा है। खास करके मुंगेली उससे लगी हुई सीट, मुंगेली में 300-400 को फैसला था ऐसा बोलते, मैं तो देखा नहीं हूँ वहाँ का डिटेल। बहुत कम मार्जिन का फैसला था वहाँ, मतलब बीजेपी लीड की थी, लेकिन देवेंद्र बहुत कम मार्जिन से वहाँ पीछे रहे। ठीक है, बहुत सही बोल रहे हो। तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अभी चुनाव में काफी टाइम है, लेकिन चुनाव से पहले जो धुंधली तस्वीर होती है वो दिखनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी सौरभ द्विवेदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ यार, ये हम लोग काफी सुनते हैं, देखते थे। मैं ये ईमानदारी से बताऊं और इंतजार करेंगे सौरभ द्विवेदी का अगला कदम क्या होगा। मैं ईमानदारी से बताऊं, सौरभ द्विवेदी को मैं लद्दाख को मालिक समझता था। आप इकलौते नहीं है जो उन्हें मालिक समझते थे। जब वो फाउंडर नहीं थे, लेकिन फाउंडर एडिटर थे। जब उनका एक्स में पोस्ट देखा जी, तो मेरे को लगा यार मालिक भी नौकरी छोड़ता है। सौरभ जी देखिए आपके लिए क्या बोलने जा रहे हैं। बाद में मैंने अपने ऊपर लेके देखा कि आप भी संपादक थे। ब्रांड बड़ा होता है। जी जी, ब्रांड से बड़ा आदमी। मैंने भी कंपनी में काम किया, आप भी कंपनी में काम किया। और मैं तो 25 साल एक संस्थान में रहा। मैं उस समय बात बता रहा हूँ ये सुन, मैं हरिभूमि छोड़ करके दैनिक भास्कर राजनांदगांव को चला गया एक दिन के लिए इंचार्ज बना वहाँ। और रात में चेतना जागी तो मैं वापस हरिभूमि आ गया। और जब वापस आया तो मेरे एक सीनियर थे, बहुत वरिष्ठ हैं, बेहद सम्मानीय मेरे जी, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ जी। उन्होंने मेरे से एक चीज बोली है, प्रोफेशन और पर्सनल रिलेशन में हमेशा अंतर रखना, नहीं तो आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को प्रोफेशन दोनों में फर्क रखना था, होना था मेरे को। अगर मैं व्यवसायिक हो जाता तो शायद दूसरी स्थिति होती। नहीं, लेकिन आपकी जो छवि है, आपकी जो पहचान है वो आप... पर मैं ऐसा मानता हूँ कभी आप कि व्यक्तिगत संबंध का भी अपना बिल्कुल मतलब जरूरत होती है, और व्यक्तिगत संबंध ही काम आते हैं। बाकी में आप व्यवसायिक हो जाओगे तो केवल धंधेबाज रह जाओगे। सौरभ द्विवेदी ने जो कदम उठाया है, मैं सौरभ जी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ जी। बसंत पंचमी के दिन आप बताने वाले कि क्या करने वाले हैं। चाहे जो करेंगे लोग उनके साथ रहेंगे जी। सौरभ जी के कारण आज हम लोग जैसे लोग अपना खुद का चैनल चला मोटिवेट हुए, मोटिवेट बिल्कुल। और मैं तो बोलता भी था कि ललन टॉप को हम लोग देखते थे, सुनते थे, मोटिवेशन इंस्पिरेशन मानते थे। और बहुत सीधी बात करना सिखाया उन्होंने, कोई लांग लपेट नहीं, सीधी बात करो बिल्कुल। और पूरे देश में जो है पत्रकारिता इस समय 2 भाग में बढ़ चुकी है इसमें, एक गोदी मीडिया है और दूसरा पत्रकार हो जाता। पत्रकार कैसे होगा यार भाई, गोदी मीडिया सरकार की तारीफ करना या कोई पॉजिटिव बात करना गोदी मीडिया हो जाता है। और आप खिलाफ में बात करोगे तो आप पत्रकार हो जाओगे। ये पैमाना जो है ना पाठकों को नुकसान करने वाला है। जो सही पैमाने में सही तरीके से एनालिसिस भी नहीं हो पा रही है चीजें। भाई आप पत्रकार रही है ना जी, सच को सच कहने की हिम्मत। अच्छा है तो अच्छा बोलिए, बुरा है तो बुरा बोलिए। बाकी में सिर्फ बुरा ही बोलना पत्रकार नहीं है, और पॉजिटिव स्टोरी करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी में ऐसा होना चाहिए। शुभकामनाएं, बिल्कुल सौरभ जी को शुभकामनाएं। इंतजार रहेगा कि आप क्या करने वाले हैं। पूरा देश इस समय, पूरा देश और पूरे देश के पत्रकार देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे विषय थे जिस पर बात होनी जरूरी थी। आलोक जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आप सब लोग के लिए अंदर की वो बात लेकर आए हैं जो आपको शायद कहीं और ना मिले, और शायद जानना बिल्कुल जरूरी है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।